हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुलिया एडुकेट में। तो आज हम लोग क्लास 10th में सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? द मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दिया गया है उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो हमारे सिस्टम में जो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी होती है उसमें चेक और बैलेंस सिस्टम रखता है। ठीक है, ऐसा आपको पावर शेयरिंग मॉडल बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है आपका लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। सेकेंड ऑप्शन है आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। थर्ड दिया हुआ है आपका अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड ऑप्शन डी इज अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी। सबसे पहले लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। Why is democratic government better than other alternatives? ठीक है, क्यों यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो दूसरे ऑल्टरनेटिव से बेहतर होती है? सबसे पहले इट प्रोवाइड्स इक्वलिटी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी के हिसाब से आप बोल सकते हो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आए हैं मगर डेमोक्रेसी के कारण वो आज प्रधानमंत्री बन पाए। ठीक है, इसलिए जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है दैट इज बेटर देन अदर ऑल्टरनेटिव, क्योंकि उसमें जो भी सिटीजन होता है जिसको भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो अपने आप को, अगर वो कैपेबल है तो एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड बेस्ट? ठीक है, कौन सा फॉर्म है गवर्नमेंट का जो बेस्ट कंसिडर करता है? सबसे पहला है मोनार्की, दूसरा है आपका डेमोक्रेसी, तीसरा है आपका कम्युनिस्ट, चौथा है आपका एनार्की। ठीक है, तो कौन सा बेस्ट होता है यहाँ पे? यहाँ पे बेस्ट है आपका डेमोक्रेसी। ठीक है, बाकी सब बेकार होते हैं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। क्यों? मतलब इन सब में से सबसे अच्छा डेमोक्रेसी है। क्यों? कि डेमोक्रेसी आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक पद में जाके बैठ पाओ और सिस्टम को गवर्न कर पाओ। बाकी सब में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द मेंट ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट? अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? सबसे पहला दिया है इट एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, in an accountable government, the people have the right to elect the leaders to form government and if possible they participate in decision making process. Second, in an accountable government, the people do not have the right to elect leaders. In an accountable government, the people are a part of decision making process. And option D is in an accountable government, ओनली अ प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अलाउड टू वोट। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट वही होती है जिसमें जो पीपल है वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर पाए और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, अगर उन्हें कुछ अपने लीडर्स से डिसीजन पसंद नहीं आया तो वो उसके तरफ वो कंप्लेन भी कर सकते हैं कि सर आपका जो डिसीजन है हमें पसंद नहीं आया है, उसको चेंज करिए। ठीक है, तो इसलिए वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी भाग ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी? ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? It is a situation of equal distribution of wealth. It is an unequal distribution of income and opportunity between groups in society. It is a distribution of wealth on the basis of gender. It is a distribution of wealth on the basis of education. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। इट इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मुंबई में रिचेस्ट पर्सन इन एशिया भी रहते हैं
और पुअरेस्ट पर्सन भी जो है वो मुंबई में रहता है, ठीक है। तो रिच एंड पुअर, इतना इनइक्वालिटी का आपको चेंज दिख जाएगा अपने सोसाइटी में। अगर आप बाहर भी निकलोगे ना, आपको इनइक्वालिटी दिख जाएगी, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which areas does democracy fail to achieve the same results as in dictatorship? ठीक है, ऐसे कौन कौन से एरिया थे जिसमें डेमोक्रेसी इतनी अचीव नहीं कर पाई एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप? तो सबसे पहला है सोशल डेवलपमेंट, सेकेंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट, चौथा है आपका डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें डेमोक्रेसी जो थी वो इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाई। फॉर एग्जांपल बेस्ट आपके सामने है इंडिया और चाइना, ठीक है। चाइना जो है वो कहने के लिए वो कम्युनिस्ट है, मगर उसे एक डिक्टेटर भी है, ठीक है। और जो इंडिया को देखोगे, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, ओके। यहाँ पे हम लोग खुद का इलेक्ट करते हैं, वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इंडिया जो आज़ाद हुआ था 1947, ये 1950 के अराउंड, ठीक है। आप देखो दोनों सेम थे। और 1991 के अराउंड भी अगर आप देखोगे तो दोनों की जो इनकम थी वो पर कैपिटा इनकम या नेशनल जीडीपी जो थी वो दोनों की सेम थी। मगर 1991 के बाद इंडिया और चाइना में एटलीस्ट 5 टाइम्स का अंतर है, ठीक है। चाइना उनसे इकोनॉमिक ग्रोथ में 5 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्प किया है चाइना को इन डिक्टेटरशिप रिजीम एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी बेकार है, चाइना एक एक्सेप्शन निकाला है। बाकी के आप जो भी कंट्री देख लो जो भी डिक्टेटर है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया पूरा बर्बाद है, ठीक है। आप और भी देख लो, सऊदी अरेबिया में भी देखोगे तो उसमें भी इकोनॉमी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंट्रीज है। तो इसीलिए चाइना का एक्सेप्शन निकला है, जो डिक्टेटर होने के बावजूद भी वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which system can reduce the possibility of tension and conflict among different ग्रुप्स इन सोसाइटी? ठीक है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकता है अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी? तो ऐसा कौन सा सिस्टम है? पहला है मोनार्की, सेकेंड दिया गया है आपको एनार्की, थर्ड दिया गया है आपको कम्युनिज्म, फोर्थ दिया हुआ है आपको डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे बेस्ट है आपका डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि अगर आप बाकी सिस्टम में देखोगे तो बाकी सिस्टम में क्या है कि हर एक ग्रुप्स को, हर एक रिलीजन स्पेसिफिक रिलीजन ग्रुप्स को अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जब रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है तो वो लोग क्या होता है, उनको फिर मतलब वो अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे नेशनल लेवल में, तो उनका खुद का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। मगर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं, डेमोक्रेसी में एटलीस्ट चांस तो मिलता है कि आप अपने लीडर को भेजो और उसको इलेक्ट करो और वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। समझ में आया? चलो, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या दिया है भाई? फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया हुआ आपको, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, it provides a method to resolve conflicts, it improves the quality of decision making, all rooms to make more mistakes, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, अलाउज रूम टू मेक मोर मिस्टेक्स, ठीक है। डेमोक्रेसी आपको पब्लिक डिस्कशन का अपॉर्चुनिटी देता है, उसके वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स भी कमिट होते हैं, ठीक है। मगर इम्पोर्टेंट क्या है कि वो एक इंडिविजुअल की आवाज सुनता है, ये बेस्ट है डेमोक्रेसी में, ठीक है। समझ में आया? और डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन का एक इम्पोर्टेंस रहता है। अब अगर आप चाइना को ही देख लो, चाइना इज ए डिक्टेटरशिप कंट्री, या आप नॉर्थ कोरिया को देखो तो नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री है। तो वहां पे क्या है, वहां पे किसी की भी बात सुनी नहीं जाएगी। यहाँ पे अगर समझो आपके घर के सामने से
कुछ हो गया, ठीक है, समझो एक रेल की मेट्रो रेल डाल दी, वो बोला आपका घर तोड़ना पड़ेगा, तो आप इसको रुकवा के आप हाई कोर्ट में जाके अपना कंप्लेन कर सकते हो कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आप हाई कोर्ट में लड़ सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोर्ट में जाके लड़ सकते हो, ये डेमोक्रेसी में होता है। मगर चाइना में ऐसा नहीं होगा, चाइना में डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर आप कोर्ट, उधर कोर्ट्स हैं, कोर्ट के बाद भी चले जाओगे तो वो भी सरकार की ही सुनते हैं, ठीक है, तो वो लोग कुछ नहीं, वो डिसीजन सरकार के इसमें ही देंगे, अगर सरकार को करना होगा तो कैसे भी करेगी, ठीक है। तो ये फर्क होता है डेमोक्रेसी में और बाकी सिस्टम्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है ये आपको बताना है। यहाँ पे मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड हिस्टोरिकली फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटीज long struggle by women have created some sensitivity today. Respect and equal treatment of women are ingredients of a democratic society. That does not mean that women are always treated with respect, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन है most society across the world historically female dominated societies, which is the incorrect option। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि हमेशा जो फीमेल का रेशियो रहा है वो मेल से कम ही रहा है, अब जाके फीमेल का रेशियो बढ़ा है इंडिया में पहली बार, ठीक है, समझ में आ गया। तो हिस्टोरिकली कभी भी कोई भी सोसाइटी फीमेल डोमिनेटेड थी नहीं, ऑलवेज इट वाज मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 10 दिया हुआ है, democracies are based on political consequences, B equality, third diversity and fourth is leaders. So the democracy are based on political equality। जब तक इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा हर ग्रुप का तो उसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं बोले जाएंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर एक जो सिटीजन है, जो एक स्पेसिफिक ग्रुप का है, उसके लीडर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, जिसकी वजह से वो अपने ग्रुप की बात नेशनल वाइड रख पाए, ठीक है। तो इक्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डेमोक्रेसी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, विच कंट्रीज मोर देन 50% पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है पॉवर्टी में। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है म्यांमार, सेकंड दिया है पाकिस्तान, थर्ड दिया है बांग्लादेश और फोर्थ है इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी। बांग्लादेश एक ऐसी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ पे 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ कैन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बी कैरिड आउट बाय पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस सिटीजन्स, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होता है वो कैसे कैरिड आउट हो सकते हैं बाय पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स। तो यहाँ पे द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कैन बी कैरिड आउट बाय politically conscious citizens by increasing and improving the quality of political participating, that means active participation in the function of the government। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या आपके समाज की या आपके स्पेसिफिक ग्रुप की कोई भी प्रॉब्लम है जिसको आपको ठीक करना है, ठीक है, जिसको आपको जड़ से उखाड़ के फेंकना है, चाहे वो कास्ट बेस्ड रिलीजन हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको एक ही तरीके से ठीक किया जाता है जब आप सिस्टम में घुस के आप अपने लीडर को एक नेशनल वाइड लीडर बनाओ, तब वो आपकी प्रॉब्लम ठीक करेगा। वो कैसे होगा, बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जब तक आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं सुनेगा, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 कह दिया, हाउ कैन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बी कैरिड आउट बाय मूवमेंट। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कैसे कैरिड आउट हो सकते हैं बाय मूवमेंट। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कैन बी कैरिड आउट बाय मूवमेंट्स इंक्रीज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, जब तक आपके पास एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, सॉरी
एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक आपका जो भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि यहाँ पे लड़कियों को स्कूल में पढ़ने का राइट नहीं है, अगर ऐसा कुछ है सिस्टम इंडिया में, ठीक है, लेट्स सपोज, ओके, तो क्या होगा, उसको चेंज करने के लिए हमें लेडीज रिप्रेजेंटेशन नेशनल वाइड लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो आवाज उठाएंगी, तब जाके उसमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होंगे, तब जाके लड़कियों को अधिकार दिया जाएगा स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है। ये तभी हो सकता है व्हेन यू हैव द क्वालिटी ऑफ एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ओके। ये वर्ड याद रखना है, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ओनली कैन यू कैन रिफॉर्म एनी डेमोक्रेटिक लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या? ट्रांसपेरेंसी मतलब प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग जो होता है उसको जो एग्जामिन करते हैं इन अ डेमोक्रेसी, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। कि अगर कोई भी प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो सबको पता होना चाहिए, सबके एग्जामिन में होना चाहिए, ठीक है। एक आम सिटीजन को पता होना चाहिए कि ये जो लॉ बनने वाला है ये कैसे बन रहा है लॉ, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हम उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब तक वो होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी में एक ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, एग्जामिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी, बस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। कैसे हम बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसीज है वो पूरी तरह बेस्ड होती हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी में। वो इसलिए बोल सकते हैं ड्यू टू द राइट ऑफ वोट। हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अमीर के पास कोई 10 वोट का राइट नहीं है, अमीर के पास भी एक ही वोट का राइट है, गरीब के पास भी एक ही वोट का राइट है। तो ये जो पावर मिलता है इंडिविजुअल को, राइट टू वोट, इससे आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी आती है। लेट सपोज कि ऐसे कोई समाज है, जो ऐसा कोई सोशल ग्रुप है समाज में जिसको बहुत दबाया गया है, ठीक है। अब अगर उन्हें उठना है ऊपर तो वो क्या करेंगे, वो अपने लीडर को चुनेंगे और फिर उसको मेजोरिटी में लाके पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। पार्लियामेंट में जाके लीडर क्या करेगा, वो उनके समाज की बातें करेगा और कोशिश करेगा कि वहां पे जाके अवेयरनेस फैलाए कि हमें ये प्रॉब्लम है और लॉ बनाए जिससे हमें अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, ठीक है। तो ये कब हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब उनके पास राइट टू वोट होगा। तो राइट टू वोट इज द बिगेस्ट वेपन इन पॉलिटिकल इक्वालिटी। मगर हकीकत क्या है कि लोग वोट की जो वोटिंग का जो राइट है उसको बहुत सस्ते में बेच देते हैं, ठीक है। दारू के चक्कर में बेच देंगे, ठीक है, या किसी भी मजबूरी के कारण उसको बेच देंगे, 1000 रुपए में बिक जाता है वोट। तो ये दिक्कत है, ये दिक्कत को हटाना पड़ेगा। ये दिक्कत कब हटेगी, ये तभी हट सकती है जब आप उनको एक चीज का मतलब समझाओ। उनको वोटिंग का अभी तक पावर पता नहीं है, ठीक है। उनको ये नहीं पता है कि क्यों उनके सामने एक नेता भले 5 साल में ही, मगर 5 साल में आके एक गरीब के सामने आके हाथ जोड़ता है। वो इसलिए जोड़ता है क्योंकि नेता को पता है कि एक बार उसको वोट पड़ जाए फिर वो 5 साल के लिए राजा रहेगा। तो अगर ये वोटर को पता हो कि मेरी पावर क्या है वोट करने की, भले ही 5 साल में एक बार है मगर कौन सी पावर है, तो वो पूरा सिस्टम हिला सकता है, ठीक है। मगर उसको ये पता होना चाहिए, ओके। तो इसके साथ आज का जो आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो होते हैं समाप्त, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्टडीज, ठीक है। चलो बाय।